आबरू कहानी बदलेगी भाग 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, निशा के बलात्कारियों को सज़ा मिली या नहीं मिली, आइए जानते हैं भाग 2 में। मैं फिर सोने चला गया पर खुद को नींद के हवाले न कर सका। आज की घटना का दृश्य बार बार मेरे मानस पटल पर चलता रहा और मैं नहीं सो सका। फिर सुबह हो गई। मैं सबसे पहले तैयार होकर थाने गया। थाने से जो मुझे जवाब मिले उन्हें सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मिस्टर विकास, आपने जो कार की नंबर हमें दी थी वो कल रात यहाँ मौजूद ही नहीं था। तो ये कार घटनास्थल पर कैसे मौजूद हो सकती है? ठीक है, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर डबल डाउन बार में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहाँ से हमें उन लड़कों की तस्वीर मिल सकती है। चलिए अभी चलते हैं। देखिए मिस्टर विकास, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमें अपना काम करने दें। आप अपना काम कीजिए, जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से पीटा हुआ चेहरा लेकर बाहर निकला और अपने दोस्त राजेश को फ़ोन किया। तुरंत जवाब मिला, हाँ भाई बोल। भाई बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कल रात निशा का रेप हो गया है और पुलिस है कि ठीक तरह से तहकीकात ही नहीं कर रही। तू मुझसे क्या चाहता है भाई? मैं तुझसे मदद चाहता हूँ, उन लोगों को ढूंढने में मदद चाहता हूँ। तू अभी हाँ कहाँ है? भाई मैं अभी अंधेरी में हूँ। ठीक है, तू मुझे अंधेरी स्टेशन के पास मौजूद चाय की दुकान पर मिल। ठीक है भाई, मैं पहुँचता हूँ। मैं राजेश के कहे अनुसार चाय की दुकान पर पहुँच गया। लगभग तुरंत ही राजेश पहुँचा और बोला, बोल क्या मदद चाहिए? भाई मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ डबल डाउन बार चल और वहाँ सीसीटीवी के बाबत पूछ। ठीक है चल, पर मुझे अभी सफ़र नहीं करना चाहिए। तुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। अपनी टूटी टांग पर रहम कर मेरे भाई। भाई तू टांग की बात कर रहा है? मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ कर मार ना दूँ। गुस्सा ठंडा रख भाई। अभी तुझे होश से काम लेना चाहिए। हम दोनों डबल डाउन पहुँचे। राजेश अधिकारपूर्ण स्वर में बारटेंडर डर से बोला, जरा अपने मैनेजर को बुलाना। उस अधिकारपूर्ण स्वर का असर पड़ा। वो तुरंत अपने मैनेजर को बुला लाया। राजेश ने पूछा, क्या आप मुझे कल रात की यहाँ की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा सकते हैं? सर माफ़ी चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये बार नया खुला है, इस कारण से यहाँ अभी तक कैमरा इंस्टॉलेशन का काम नहीं हुआ है। इसलिए हम आप लोगों को यहाँ की फुटेज नहीं दे पाएंगे। वी आर सॉरी। सर ये सब सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं भूल गया कि मैं बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग उस मैनेजर को पीटने के लिए आगे बढ़ा पर आधे रास्ते में ही गिर गया। मुझे जल्दी से राजेश ने मेरे पैरों पर खड़ा किया। ये सब नज़ारा देखकर गेट पर खड़ा गार्ड दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंचा और हमें बार से बाहर कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैं इन लोगों को कैसे ढूंढ पाऊंगा। तभी एक विचार मेरे दिमाग में कौंध गया। राजेश, क्या तू किसी स्केच आर्टिस्ट को जानता है? हाँ भाई जानता हूँ। ठीक है, बुला उसने स्केच आर्टिस्ट को।
बुलाया मैंने स्केच आर्टिस्ट को। उस लड़के का चेहरा बताया। उसने मेरे कहे अनुसार एक स्केच तैयार किया। स्केच तैयार होने पर मैंने देखा स्केच आर्टिस्ट की बनाई स्केच लड़के की सूरत से 80% मिलती थी। मैंने राजेश को स्केच थमाते हुए बोला, भाई कल की पेपर में ये फ़ोटो छाप देना और लिखना ये आदमी लाखों का गबन करके फरार अपराधी है। जिसे भी ये आदमी मिलता है इस नंबर पर सूचित करे। इस आदमी को पकड़वाने वाले को 4 लाख इनाम दिए जाएंगे। मेरे ठीक कहे अनुसार अगले दिन पेपर में ही छापा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पेपर के अलावा राजेश ने वो फ़ोटो फेसबुक पर भी वायरल कर दिया होगा। लगभग शाम को मुझे फ़ोन आया, साहब मैं श्वेता बोल रही हूँ कमठीपुर से। फेसबुक पर जिस आदमी की फ़ोटो आपने डाली है मैं इसको जानती हूँ, पर मुझे यकीन है कि ये लड़का गबन नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़े बाप की औलाद है। ज़रूर इसने कोई लफड़ा किया होगा। साला हमेशा आता है और फ्री की राइड मार कर जाता है। श्वेता तुम्हारी मदद का शुक्रिया, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकती? इस लड़के ने और इसके दोस्तों ने एक लड़की रेप और मर्डर किया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो इन लोगों को सज़ा मिल सकती है। तुम एक काम करो, इससे लड़के को फ़ोन करो और बोलो कि आज तुम इससे फ्री में राइड मारने दोगी, और अगर वो चाहे तो अपने दोस्तों को भी ला सकता है। ठीक है, सब मैं समझ गई, पर पैसे मिलेंगे ना? मैं यहाँ से निकलना चाहती है। थक गई हूँ मैं। इन जैसों को अपने मुंह लगाना के हार ज़रूर मिलेगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो ठीक है साहब, मैं करती है। और फिर संबंध विच्छेद को हो गया। फिर लगभग 2 घंटे बाद फिर श्वेता का फ़ोन आया, साहब वो आज रात 8 बजे अपने दोस्तों को लेकर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। मैंने राजेश को फ़ोन किया, भाई कमाठीपुरे से श्वेता नाम की लड़की ने फ़ोन किया था। वो आज रात 8 बजे आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ वहाँ जो भी हो ऑन कैमरा हो। ठीक है भाई, हो जाएगा इंतज़ाम में। और राजेश कमाठीपुरे लगभग 7 बजे पहुँचे और श्वेता से मिले। श्वेता को मैंने सब कुछ समझा दिया। उसे और 4 लड़कियों को बेहोशी की दवा शराब के साथ मिलाकर देने को कहा। मैं और राजेश हम दोनों फिर वहाँ से बाहर चले गए। मेरा फ़ोन लगभग 8:30 बजे फिर बजा। मैं फ़ोन उठाया और बोला, हो गया काम? हाँ साहब, हो गया। हम दोनों वापस श्वेता के पास पहुँचे। मैंने देखा वो लड़का पलंग पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसे देखकर मुझे मन हुआ उसे बेहोशी की अवस्था में ही शूट कर दूं, पर मैं ऐसा लोगों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता था। इनके किए की सज़ा कानून देगा। उसे राजेश ने बेहोशी की हालत में ही कुर्सी पर बैठाकर हमने बांध दिया। राजेश ने कैमरा ऑन कर दिया और मैं अपने हाथ में गन थामे मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए खोली और उसकी नज़र सबसे पहले मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसे मैंने पूछा, कैसा हो शक्तिमान? तब क्यों किया ऐसा तुमने?
क्या कर लिया तुमने पुलिस में शिकायत करके? पुलिस मेरे बाप की जेब में रहती है। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? जानता हूँ, मेरे दोस्त राजेश ने पता किया है। तेरा बाप सिंघानिया ज्वेलर्स ग्रुप का मालिक है और तू उसकी बिगड़ी औलाद। पर इस बार तुमने गलत जगह हाथ मार दिया है। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है उसे मैं खरीद लेता हूँ या छीन लेता हूँ। उस लड़की के लिए तुमने मुझे मारा था, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारी टांग तोड़ी और बाद में उस लड़की का रेप करके सड़क पर फेंक दिया। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम नशे की हालत में ज़्यादा बोल रहे हो? क्या कर लेगा तू? भाई राजेश ने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस तुरंत पहुंची। मैंने वो वीडियो फुटेज पुलिस को दे दिया जिसके बूते निशा के बलात्कारियों और हत्यारों को सज़ा मिली और मेरा बदला पूरा हुआ। मन की बात, कई बार हमें कोई राह नज़र नहीं आता, बस ज़रूरत है तो ज़रा सब्र की। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक सच्चे नागरिक होने का फ़र्ज अदा करें।